अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। नाम से ही पता लग रहा है कि हम लोगों ने इसमें कोऑर्डिनेशन देखनी है, किस तरह से बॉडी पार्ट्स के अंदर होती है और क्या कुछ बॉडी में प्रोसेसेस कौन कौन से अकर होते हैं और किस तरह से सारे प्रोसेसेस अकर होते हैं, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहले तो हम लोग, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कोऑर्डिनेशन की। आपको पता है कि हमारी जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, एक जैसे कि कोई प्रोसेस होने तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पार्टिकुलर सेल ने ही वो परफॉर्म करना है, वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी, ऐसा नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और वो जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें ये लेग्स ही आपकी यूज़ होंगी। अब उसके अंदर हमारी डिफरेंट मसल्स यूज़ होंगी, उसमें हमारी लेग्स हैं, हमारी शोल्डर्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, तो डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो सारी चीज़ें क्या है, कोऑर्डिनेट करती हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन में बात करें कि हमारी जो ब्रेन का असल में जो रोल होता है, जिसने न्यूरॉन्स की से जो है वो उसकी फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसफ़र करने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में उन्होंने मैसेजेस ट्रांसफ़र करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो किस तरह से फिर मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, लेग्स में, आर्म्स में, किस तरह से मैसेजेस कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर जाके हम लोग एक ही टाइम में डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्टिविटी तो एक ही हो रही होती है लेकिन अंदर कोऑर्डिनेशन सारी ऑर्गन्स की हो रही होती है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग ह्यूमंस में देखें तो दो टाइप्स होती हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो कि नर्वस सिस्टम की वजह से होती हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन है जो एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से होती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है कि जिसमें आते हैं हमारे पास नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का ज़्यादातर। ठीक है, ग्लैंड्स का जो नेटवर्क होता है उन्होंने यूज़ करना होता है हार्मोन्स को, ताकि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का फंक्शन परफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि असल में जो भी ग्लैंड्स होते हैं उन्होंने हार्मोन्स को स्क्रीट करना होता है और उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। इसकी अब आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आगे आएगी जब हम लोग विद एग्जांपल हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, अब ह्यूमंस में हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। एनिमल्स में भी हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेशन होती है, उनकी बॉडीज के अंदर दोनों सिस्टम्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स आ जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स आ जाते हैं, उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तो होता नहीं है। ठीक है, जो उनकी नर्वस कोऑर्डिनेशन हो ऑब्वियसली उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन ही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन किस तरह से होता है, कि अगर कोई भी एक्टिविटी है वो हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेट करेगा, पूरा प्रोसेस किस तरह से अकर होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर एंड देन रिस्पॉन्स। अगर हम लोग किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें, स्टिमुलस होगा, फिर आगे रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेटर उसको कोऑर्डिनेट करेगा पर्टिकुलर ऑर्गन तक, फिर उसके बाद इफेक्टर ने मैसेजेस इफेक्टर को सेंड होंगे, फिर उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स के साथ हाथ पीछे करेंगे। ये इतनी स्पीड में होता है कि आपको नैनो सेकेंड्स में पता भी नहीं लगता और आपको फ़ौरन से फील होता है हॉट है, फ़ौरन से आप हाथ पीछे कर लेते हो। ऐसे में 5 ये स्टेप्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम लोगों ने आज पढ़ना है कि क्या है ये सारे कंपोनेंट्स। तो इसमें सबसे पहले इसमें आता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है कि वही जो मैंने अभी बताया कि जो भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेस, उसके हमारी बॉडी के अंदर उसके किसी भी रिस्पॉन्सेस आए उन फैक्टर्स की वजह से, तो इसको ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं।
यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोई भी चेंज है इन्वायरमेंट में, इंटरनल भी हो सकता है चेंज, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सेस प्रोवोक करे, यानी कि रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेस दे। इसको हम लोग कहते हैं, उन फैक्टर्स को कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, साउंड वेव्स है, प्रेशर ऑफ केमिकल्स है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये सारे क्या है, स्टिमुलाई, जिससे हमारी बॉडी आगे से कोई रिस्पॉन्स शो करती है। इन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस। अच्छा, अब स्टिमुलाई का आपको पता लग गया। अब रिसेप्टर्स ने क्या करना है, आगे हमारे पास आते हैं रिसेप्टर्स। अब जो भी स्टिमुलस है, जैसे कि हम लोगों ने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया है, स्टिमुलस हमें फील हो गया, ठीक है, वो फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आ गया। अब ये जो स्टिमुलस है ये डिटेक्ट करेगा वो स्पेशल जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन आ जाता है या टिश्यू आ जाता है या सेल आ जाता है बॉडी का, वो पर्टिकुलर पार्ट क्या होगा उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे हम लोगों ने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, स्टिमुलस हमें फील हुआ है, ठीक है, रिसेप्टर इस केस में क्या होगा, हैंड होगा, फिंगर होगी, जिसने डिटेक्ट किया, वो रिसेप्टर है जो कि जिसने डिटेक्ट किया है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन हमारा क्या है, हैंड है, फिंगर है, इसने उसको क्या किया, डिटेक्ट किया, ये हमारा रिसेप्टर है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, जैसे साउंड वेव्स हैं कि कहाँ से डिटेक्ट होते हैं, ये ईयर्स से डिटेक्ट होंगे। अब हमारी आईज तो साउंड वेव्स को नहीं ना डिटेक्ट कर सकती, तो हर एक पर्टिकुलर, ये भी बात याद रखनी है कि हर एक पर्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू या सेल उसने स्पेसिफिकली उसने डिटेक्ट करना है स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ये नहीं है कि जो आईज है वो हमारी साउंड वेव्स डिटेक्ट करना शुरू कर देंगी और ईयर्स है वो हमारी लाइट डिटेक्ट करना शुरू कर देंगी, ऐसा नहीं होता। हर पर्टिकुलर ऑर्गन ने पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को ही डिटेक्ट करना है। ठीक है, लाइट का जैसे बताया हुआ है कि डिटेक्ट होती है बाय आईज, केमिकल्स आ जाते हैं जो हम लोग किससे डिटेक्ट करते हैं, वो आईज से तो नहीं कर सकते, वो हम नोज से करते हैं, स्मेल करते हैं केमिकल्स को, और एंड सो ऑन, और भी डिफरेंट इसमें एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेटर्स। ये वो वाले ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन लेनी है फ्रॉम रिसेप्टर्स, ठीक है, और उन्होंने मैसेजेस ट्रांसफर करना शुरू करने हैं टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। ठीक है, वो जब मैसेजेस ट्रांसफर करेंगे, कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट करना है उन्होंने, तो उन्होंने मैसेजेस पकड़ने हैं रिसेप्टर से आगे, ठीक है, और उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट करने हैं फॉर द प्रॉपर एक्शन लिया जाए इसमें। ठीक है, हाथ अब गर्म चीज़ में रखे, अब उसको पीछे भी तो करना है ना, तो इसी वजह से उस पर प्रॉपर एक्शन के लिए कोऑर्डिनेटर्स ने क्या करना है, उसको मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना है। अब हाथ जैसे कोई हैंड है, वो उसके अंदर तो कोई वो नहीं होता ना, कह ले के मतलब वो ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है जो कि मैसेजेस, उसको मैसेज दिया जाएगा तो वो खुद ब खुद पीछे कर लेगी, ऐसा नहीं होता। ब्रेन तक प्रॉपर क्या होगा, मैसेज जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जाता है और जिसकी वजह से प्रॉपर एक्शन होता है, ऐसा होता है असल में बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं, एक तो ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, इन्होंने क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन को लेना होता है और फिर मैसेजेस को सेंड करना होता है थ्रू न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस उन्होंने क्या करना होता है, मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करने होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में देखें तो हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेटर्स कौन से होते हैं, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने हार्मोन्स सिक्रीट करने होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, इस तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स, उन्होंने इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया। अब उन्होंने किस तरह से जो है वो फर्दर आगे मैसेजेस सेंड करने हैं, उन्होंने ब्लड के अंदर हार्मोन्स सिक्रीट करने होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इफेक्टर्स। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्टिमुलाई है, फैक्टर्स होती हैं जो कि बॉडी डिटेक्ट करेगी, रिसेप्टर्स है जिसने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स ने स्टिमुलस को डिटेक्ट करना है। कोऑर्डिनेटर्स आए, उन्होंने इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करना है पर्टिकुलर ऑर्गन्स में ताकि क्या किया जाए, आगे प्रॉपर एक्शन लिया जाए।
अब इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर्स वो वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्होंने मैसेजेस लेने हैं फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स और बाद में उन्होंने रिस्पॉन्सेस शो करने हैं। जैसे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखें तो न्यूरॉन्स ने क्या किया है, मैसेजेस कैरी किए फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर कौन है? ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है। उधर से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और दोबारा पर्टिकुलर जो भी मसल है, ग्लैंड है, ऑर्गन है, उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके उसने मैसेजेस सेंड कर देने हैं। जैसे हमारे केस में इफेक्टर कौन है? हैंड है, ठीक है। उसने क्या किया है, अब कोऑर्डिनेटर ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट किया और इफेक्टर में आके डिलीवर कर दिया है। अब इफेक्टर हमारे केस में क्या है? हैंड है, ठीक है। बाकी मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, दूसरे सेल्स भी हो सकते हैं। ये मैंने सिंपल आपको एग्जांपल के लिहाज से बता रही हूँ। अच्छा, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम लोग अगर देखें तो जो भी पर्टिकुलर हार्मोन्स होंगे उन्होंने इंफॉर्मेशन को कैरी करना है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और उन्होंने इंफॉर्मेशन को लिया, उन हार्मोन्स ने फिर क्या करना, पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज में जाने जो कि एक्ट करेंगे एज इफेक्टर्स। अच्छा, कुछ केसेस में हमारे पास जो हार्मोन्स के केसेस में क्या होते हैं, कुछ इफेक्टर्स हमारे पास नेफ्रॉन्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में बोन्स एंड लिवर भी एक्ट करते हैं एज इफेक्टर्स फॉर मेनी हार्मोन्स। अच्छा, अब हम लोग इफेक्टर में आ गए हैं। अब इफेक्टर्स ने क्या करना है, इंफॉर्मेशन ले ली कोऑर्डिनेटर से, इफेक्टर के पास आ गई है। इफेक्टर ने अब क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है उसने, या इस एक्शन को हम कहेंगे रिस्पॉन्स देना है उसने। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारे केस में क्या होगा कि हम लोगों ने हाथ को फौरन पीछे करना है। अब इफेक्टर तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब ये जो उसने हाथ जो पीछे किया है ना, ये हमारे पास रिस्पॉन्स है जो हमने शो किया, ठीक है। यही आगे एग्जांपल दी हुई है कि आपने जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपने हाथ को पीछे जो करना है, ये आपका रिस्पॉन्स है। नर्वस कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर हमारे पास इमीडिएट होते हैं, फ़ौरन से हो जाते हैं और शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्सेज होते हैं। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो भी होते हैं और लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्सेज होते हैं। यहाँ पे एक कह लें कि चार्ट सा बनाया हुआ है, ये देख लें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिसेप्टर। नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की जा रही है। स्टिमुलस आया, रिसेप्टर हमारे पास कोई भी सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जैसे कि हैंड है। न्यूरॉन ने जो है वो आगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस मैसेजेस ट्रांसपोर्ट किए। कोऑर्डिनेटर हमारे पास कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दोबारा से मैसेजेस लेकर आएंगे इफेक्टर की तरफ, जो कि मसल या ग्लैंड कोई भी हो सकता है, और बाद में उसने रिस्पॉन्स शो कर देना। केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी स्टिमुलस आया, रिसेप्टर, इसमें कोई भी बॉडी पार्ट हो सकता है। उसने क्या करना है, ब्लड से मतलब केमिकल्स की फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसफर होंगे। कोऑर्डिनेटर यहाँ पे हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसने क्या किया, हार्मोन्स सिक्रीट किए, ब्लड से दोबारा से जाएंगे और पर्टिकुलर इफेक्टर में चले जाएंगे। जो भी पर्टिकुलर बोन्स हो सकते हैं, लिवर हो सकता है, ठीक है, नेफ्रॉन्स भी हो सकते हैं, और उसने आगे से रिस्पॉन्स शो करना है। इसे हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन द फॉर्म ऑफ नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स, नर्व इम्पल्सेस की फॉर्म में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। इसमें इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स की सिक्रीशन होती है, और इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेटर होते हैं, और इसमें ज़्यादातर ग्लैंड्स आते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो हम लोगों ने यही देखा कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, वो यही यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो किस तरह से कोऑर्डिनेशन सारी होती है बॉडी के अंदर। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम लोगों ने 2 टाइप्स देखी हैं जो ह्यूमंस में होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेटेड एक्शन देखा, जिसमें सारे ये स्टेप्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पे एक लिखी हुई है बात कि कोऑर्डिनेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी कोऑर्डिनेशन होती है। रिस्पॉन्स जो हमारे पास पर्टिकुलर स्टिमुलाई से होता है वो केमिकल्स की फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाकी के सारे स्टेप्स होंगे, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होती है,
तो आज हमारे पास टॉपिक इतना ही था। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इजी था, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था, ये आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी नहीं आता, सिर्फ आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही इसको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर और आपने पूरी बुक के नोट्स स्टडी करने हैं तो नीचे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा, साथ में एक और लिंक दिया है जो कि आज के लेक्चर का है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।